नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द बुक ऑब्जर्वर पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं बेस्ट सेलर बुक्स के समरी और रिव्यूज। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्टेफन आर कोवे की बहुत फेमस किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की। इस किताब में दी गई 7 आदतें आपको एक प्रभावशाली और सफल जीवन जीने की दिशा दिखाती है। क्या है ये 7 आदतें? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। हैबिट 1, स्वायत्तता। इस किताब में स्टीफन आर कोवे ने पहले हैबिट के रूप में स्वायत्तता के बारे में बताया है। यह आदत यह सिखाती है कि हमें अपनी प्रतिक्रियाओं और कार्यों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए और बाहरी परिस्थितियों के बजाय अपनी खुद की प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना चाहिए। ये लोग अपनी परिस्थितियों और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं। वे जानते हैं कि वे किस प्रकार से प्रतिक्रिया देंगे और अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं। ये लोग बाहरी परिस्थितियों, दूसरों की क्रियाओं और घटनाओं को अपनी भावनाओं और कार्यों के लिए जिम्मेदार मानते हैं। वे अक्सर असहाय और नियंत्रित महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति का बॉस काम में विफलता पर गुस्से में है। एक स्वायत्त व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है और स्थिति को सुधारने के लिए समाधान पेश करता है, जबकि एक प्रतिक्रियाशील व्यक्ति बॉस के गुस्से को अपनी खुद की असफलता के रूप में मानता है और नकारात्मक भावना के साथ प्रतिक्रिया करता है। इसमें वे सारी चीजें शामिल होती है जो हमें चिंतित करती है, जैसे आर्थिक संकट, पर्यावरणीय मुद्दे या दूसरों के व्यवहार। हम इन चीजों को बदलने में सीधे सक्षम नहीं होते हैं। इसमें वे चीजें शामिल हैं जिन पर हम सीधे प्रभाव डाल सकते हैं, जैसे अपने काम की गुणवत्ता, अपने समय की प्रबंधन और अपने रिश्तों को सुधारना। यदि आप अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करते हैं और सुधार के लिए कदम उठाते हैं, तो आप अपने प्रभाव की सीमा में रहते हैं। इसके विपरीत, यदि आप केवल आर्थिक संकट के बारे में चिंतित रहते हैं और कोई समाधान नहीं निकालते, तो आप चिंताओं की सीमा में फंसे रहते हैं। हम बाहरी घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। स्वायत्त लोग अपनी प्रतिक्रियाओं के चयन में सशक्त महसूस करते हैं और इसे अपनी परिस्थितियों को बेहतर बनाने के अवसर के रूप में देखते हैं। अगर आपकी कार सड़क पर खराब हो जाती है, तो आप गुस्से में आ सकते हैं या शांत रह सकते हैं और समस्या का समाधान खोज सकते हैं। स्वायत्त व्यक्ति स्थिति को सकारात्मक तरीके से संभालता है और मदद के लिए उपाय करता है। स्वायत्त लोग ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो उनकी जिम्मेदारी और नियंत्रण की भावना को व्यक्त करती है। वे वाक्यांश जैसे मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा और मैं चुनता हूँ का उपयोग करते हैं, जबकि प्रतिक्रियाशील लोग मुझे करना है या मैं नहीं कर सकता जैसी भाषा का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास महत्वपूर्ण डेडलाइन है, तो एक स्वायत्त व्यक्ति कहेगा, मैं इस परियोजना को समय पर पूरा करूँगा, जबकि एक प्रतिक्रियाशील व्यक्ति कहेगा, मैं इस काम को पूरा नहीं कर सकता क्योंकि यह बहुत कठिन है। आत्म जागरूकता हमें अपनी मान्यताओं, प्रेरणाओं और लक्ष्यों को समझने में मदद करती है। जब हम अपनी आंतरिक प्रेरणाओं और मूल्यों को पहचानते हैं, तो हम जानबूझकर निर्णय ले सकते हैं और अपनी प्रतिक्रियाओं को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। यदि आप एक नए करियर में बदलाव की सोच रहे हैं, तो आत्म जागरूकता के माध्यम से आप यह समझ सकते हैं कि यह बदलाव आपकी दीर्घकालिक लक्ष्यों और मूल्यों के साथ मेल खाता है, जिससे आप अधिक प्रभावी ढंग से निर्णय ले सकते हैं। यह समझे कि आपके पास किसी भी स्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति है। अपनी प्रतिक्रियाओं को जानबूझकर और सकारात्मक दिशा में ले जाकर आप अपनी परिस्थितियों को बेहतर बना सकते हैं। यदि आपको किसी असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है, जैसे कि एक कठिन ग्राहक, तो आप चुन सकते हैं कि आप स्थिति को कैसे संभालेंगे। क्या आप एक शांत और पेशेवर दृष्टिकोण अपनाएंगे या गुस्से में आकर प्रतिक्रिया देंगे? स्वायत्तता की आदत हमें सिखाती है कि अपने जीवन की परिस्थितियों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए हमें अपनी प्रतिक्रियाओं को सक्रिय रूप से प्रबंधित करना चाहिए।
यह आदत व्यक्तिगत प्रभावशीलता और पेशेवर सफलता को बढ़ावा देती है और हमें अपनी परिस्थितियों को सकारात्मक दिशा में बदलने की शक्ति देती है। हैबिट 2, आखिरी लक्ष्य को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। इस किताब में स्टीफन आर कोवे ने दूसरे हैबिट के रूप में आखिरी लक्ष्य को ध्यान में रखकर शुरुआत करें के बारे में बताया है। यह आदत इस बात पर जोर देती है कि हर कार्य और लक्ष्य के लिए एक स्पष्ट और दीर्घकालिक दृष्टिकोण होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको यह जानना होगा कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं ताकि आप सही दिशा में काम कर सकें। यह आदत आपके जीवन के अंतिम उद्देश्य और उद्देश्य को स्पष्ट करने की बात करती है। जब आप जान लेंगे कि आपका अंतिम लक्ष्य क्या है, तो आप उन कार्यों और निर्णयों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो आपके लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। अपने दीर्घकालिक सपनों और मान्यताओं को समझना आवश्यक है ताकि आप उन्हें अपने कार्यों और निर्णयों में शामिल कर सकें। यदि आपका अंतिम लक्ष्य एक सफल उद्यमिता है, तो आप एक स्पष्ट योजना बनाते हैं जिसमें बाजार शोध, व्यवसाय योजना और वित्तीय प्रबंधन शामिल हो। यह स्पष्ट दृष्टिकोण आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करेगा। यह एक बयान होता है जो आपके जीवन के अंतिम लक्ष्य या उद्देश्य को संक्षेप में दर्शाता है। यह आपके भविष्य की तस्वीर पेश करता है कि आप कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं। यह आपके दृष्टिकोण को दैनिक कार्यों और निर्णयों के संदर्भ में बताता है। यह आपके मूल्यों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए आपके कार्यों की दिशा को निर्धारित करता है। अगर आप एक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, तो आपका विजन स्टेटमेंट हो सकता है स्वस्थ और सक्रिय जीवन जीना, जबकि आपका मिशन स्टेटमेंट हो सकता है हर दिन सही खानपान और नियमित व्यायाम के साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखना। अपने जीवन के लिए स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। दीर्घकालिक लक्ष्य आपके अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करते हैं, जबकि लघुकालिक लक्ष्य आपको रास्ते में दिशा और प्रेरणा प्रदान करते हैं। यदि आपका दीर्घकालिक लक्ष्य एक उच्च शिक्षा प्राप्त करना है, तो आपके लघुकालिक लक्ष्य में आवश्यक अध्ययन, परीक्षा की तैयारी और स्कॉलरशिप के लिए आवेदन शामिल हो सकते हैं। उन कार्यों और निर्णयों को प्राथमिकता दें जो आपके दीर्घकालिक लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि आप महत्वपूर्ण और प्रभावी कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अपने निर्णयों और कार्यों की समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि वे आपके दृष्टिकोण और मिशन स्टेटमेंट के साथ मेल खाते हैं। अपनी दृष्टि और मिशन को जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लागू करें, जैसे व्यक्तिगत विकास, पारिवारिक संबंध और पेशेवर सफलता। यह सुनिश्चित करता है कि आप संपूर्ण और संतुलित जीवन जी रहे हैं। एक संतुलित जीवन जीने के लिए आप अपने परिवार के साथ समय बिताने, अपने व्यक्तिगत विकास की योजना बनाने और अपने पेशेवर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समय निर्धारित कर सकते हैं। आखिरी लक्ष्य को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। यह आदत आपको अपने जीवन की दिशा और उद्देश्य को स्पष्ट करने में मदद करती है। यह आदत सुनिश्चित करती है कि आप अपने निर्णयों और कार्यों को आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुसार प्राथमिकता दें, जिससे आप एक केंद्रित और सफल जीवन जी सकते हैं। हैबिट 3, प्राथमिकता के आधार पर कार्य करें। इस किताब में तीसरे हैबिट, प्राथमिकता के आधार पर कार्य करें, का उद्देश्य यह है कि हमें अपने समय और ऊर्जा को प्राथमिकता वाले कार्यों पर केंद्रित करना चाहिए। यह आदत इस बात पर जोर देती है कि महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दें और उन्हें पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें, न कि सिर्फ आपातकालीन या तात्कालिक कार्यों पर। सभी कार्य समान नहीं होते। कुछ कार्य महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि अन्य आपातकालीन होते हैं। महत्वपूर्ण कार्य वे होते हैं जो आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों और दृष्टिकोण से संबंधित होते हैं, जबकि आपातकालीन कार्य वे होते हैं जो तुरंत हल करने की आवश्यकता होती है, लेकिन हमेशा महत्वपूर्ण नहीं होते। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास एक बड़ा प्रोजेक्ट डेडलाइन है, महत्वपूर्ण कार्य, तो इसे प्राथमिकता देना चाहिए, न कि केवल दिन प्रतिदिन के छोटे छोटे कार्यों, आपातकालीन कार्य पर ध्यान देना। आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुसार कार्यों की योजना बनाएं। यह सुनिश्चित करें कि आपके दैनंदिन कार्य आपके बड़े उद्देश्यों के साथ मेल खाते हैं। अपने कार्यों को साप्ताहिक और दैनिक रूप से प्राथमिकता दें। महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करें और छोटे कार्यों को बाद में रखें। यदि आपका लक्ष्य एक नई स्किल सीखना है,
तो अपने सप्ताह के कार्यक्रम में इसे शामिल करें और सुनिश्चित करें कि आप नियमित रूप से इसे पूरा करने के लिए समय निर्धारित करें। समय और ऊर्जा को उन कार्यों पर निवेश करें जो दीर्घकालिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। ये कार्य अक्सर अग्रिम योजना, स्वस्थ आदतें और प्रभावी कार्य पद्धतियां शामिल होते हैं। अपने प्राथमिकताओं की नियमित समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि आप महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अपने स्वास्थ्य के लिए नियमित व्यायाम और पौष्टिक आहार को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना, ताकि आप दीर्घकालिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें। अपने प्राथमिकताओं और योजनाओं को स्पष्ट रूप से संप्रेषित करें। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी टीम या परिवार के सदस्य आपकी प्राथमिकताओं को समझें और समर्थन करें। उपयोगी टूल्स जैसे कैलेंडर, टू डू लिस्ट्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का उपयोग करें ताकि आप अपने कार्यों को प्राथमिकता देने और ट्रैक करने में सक्षम हों। उदाहरण के लिए, टीम मीटिंग्स के दौरान अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से साझा करें और सुनिश्चित करें कि सभी लोग जानें कि किस कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है। यह आदत आपको यह सिखाती है कि महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देकर अपने समय और ऊर्जा का सबसे प्रभावी उपयोग कैसे करें। यह आदत आपकी कार्यक्षमता को बढ़ाती है और आपको दीर्घकालिक लक्ष्यों की ओर स्थिरता से बढ़ने में मदद करती है। हैबिट 4, सभी के लिए लाभकारी सोचें। इस किताब में चौथे हैबिट, सभी के लिए लाभकारी सोचें, का उद्देश्य यह है कि हमें अपने संबंधों और सौदों में सभी पक्षों के लिए लाभकारी समाधान खोजने चाहिए। यह आदत सहयोग, पारस्परिक सम्मान और सफलता के सिद्धांत पर आधारित है, जो सभी के लिए फायदेमंद परिणाम सुनिश्चित करती है। इसका मतलब है कि हर पार्टी को लाभ हो, न कि सिर्फ एक पक्ष को। जब सभी पक्षों को संतोषजनक और लाभकारी परिणाम मिलता है, तो यह स्थिति विन विन कहलाती है। विन विन मानसिकता की आवश्यकता है कि आप सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए समाधान निकालें। यह केवल सौदेबाजी नहीं है, बल्कि एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण है जो सभी के लाभ के लिए काम करता है। यदि आप और आपके सहयोगी एक परियोजना पर काम कर रहे हैं और दोनों के पास अलग अलग विचार है, तो एक विन विन समाधान वह होगा जहां दोनों के विचारों को मिलाकर एक ऐसा समाधान निकाला जाए जो परियोजना के लिए सबसे अच्छा हो और दोनों को संतोषजनक महसूस हो। सभी पक्षों के दृष्टिकोण और जरूरतों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। यह आदत सिखाती है कि सम्मान और समझ के बिना विन विन स्थिति संभव नहीं है। दूसरों के साथ मिलकर काम करने की तत्परता और उनके विचारों को शामिल करना, यह सुनिश्चित करता है कि सभी को सहमति और समर्थन मिले, सभी पक्षों को फायदा हो और वे खुशी से सौदा स्वीकार करें। यह केवल वित्तीय लाभ की बात नहीं है, बल्कि भावनात्मक और सामाजिक लाभ भी शामिल है। आपसी सहयोग और शत्रुता के बिना समाधान पर ध्यान केंद्रित करना, यह सकारात्मक दृष्टिकोण और सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। सभी पक्षों को समान अवसर देना और सुनिश्चित करना कि सभी की आवाज सुनी जाए। स्पष्ट और प्रभावी संचार का होना आवश्यक है। सभी पक्षों की चिंताओं और आवश्यकताओं को समझना और उन पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है। अपने दृष्टिकोण को साझा करें और दूसरों के दृष्टिकोण को भी समझें। यह एक सहयोगात्मक वातावरण को प्रोत्साहित करता है। केवल विचार विमर्श से काम नहीं चलता, वास्तविक और ठोस समाधान तलाशना आवश्यक है जो सभी पक्षों के लिए लाभकारी हो। एक संगठन में यदि सभी विभागों के प्रमुख मिलकर एक नई नीति पर चर्चा करते हैं और प्रत्येक विभाग की आवश्यकताओं को समझते हुए एक ऐसा समाधान तैयार करते हैं जो सभी के लिए फायदेमंद हो, तो यह एक विन विन दृष्टिकोण है। सभी के लिए लाभकारी सोचें। यह आदत इस बात पर जोर देती है कि हमें अपने संबंधों और समझौतों में सभी पक्षों के लाभ को ध्यान में रखते हुए समाधान निकालना चाहिए। यह आदत पारस्परिक सम्मान, सहयोग और सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है, जो सभी के लिए फायदे की स्थिति बनाती है। हैबिट 5, पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझाएं। इस किताब में 5वें हैबिट, पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझाएं, का उद्देश्य यह है कि प्रभावी संचार और संबंध बनाने के लिए हमें पहले दूसरों को समझना चाहिए और फिर अपनी बात प्रस्तुत करनी चाहिए। इस आदत का ध्यान दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने पर होता है, जिससे बातचीत और समाधान अधिक प्रभावी और सार्थक होते हैं। यह आदत सक्रिय रूप से सुनने और समझने की प्रक्रिया को शामिल करती है।
इसमें केवल सुनना नहीं बल्कि दूसरों के दृष्टिकोण और भावनाओं को गहराई से समझना शामिल है। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो उनकी बातें, भावनाएं और दृष्टिकोण को ध्यानपूर्वक सुनें। इसका मतलब है कि आप पूरी तरह से बातचीत में शामिल हो और बिना किसी पूर्वाग्रह के सुनें। यदि आपके सहकर्मी ने किसी प्रोजेक्ट पर चिंता व्यक्त की है तो उनके विचारों और चिंताओं को बिना किसी प्रतिक्रिया के पूरी तरह से सुनें और समझने की कोशिश करें, न कि केवल अपना विचार प्रस्तुत करने पर ध्यान केंद्रित करें। लेखक ने सुनने के 4 स्तर बताए हैं। पहला, सुनना, केवल कानों से सुनना, बिना समझे हुए कि क्या कहा जा रहा है। दूसरा, सुनना और सुनना, लिसनिंग एंड हियरिंग, सुनना और समझना, लेकिन कभी कभी दिमाग में हस्तक्षेप कर सकते हैं। तीसरा, सुनना और समझना, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, सुने गए शब्दों के भावनात्मक और भावनात्मक पहलुओं को समझना। चौथा, सक्रिय सुनना, एक्टिव लिसनिंग, पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना, शारीरिक और भावनात्मक रूप से उपस्थित रहना और अन्य व्यक्ति की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझना। उदाहरण के लिए, यदि आप एक मित्र के साथ बातचीत कर रहे हैं और वे आपको अपने व्यक्तिगत मुद्दों के बारे में बता रहे हैं, तो सक्रिय सुनना शामिल होगा उनके शब्दों, भावनाओं और गैर मौखिक संकेतों को पूरी तरह से समझना और स्वीकार करना। सुनाई गई बातों को अपने शब्दों में फिर से प्रस्तुत करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपने सही तरीके से समझा है। जब आवश्यक हो, प्रश्न पूछे ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सके कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। सामने वाले की भावनाओं को पहचाने और समझें। यह न केवल उनकी बातों को समझने में मदद करता है, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव भी बनाता है। यदि आपके सहयोगी ने प्रोजेक्ट पर चिंता जताई है, तो आप कह सकते हैं, आपकी चिंता यह है कि प्रोजेक्ट की डेडलाइन बहुत जल्दी है और आप अतिरिक्त समय की आवश्यकता महसूस करते हैं। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? जब आप पूरी तरह से समझ चुके हों, तो अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करें। सुनिश्चित करें कि आपकी बातों को समझने के लिए आवश्यक संदर्भ और विवरण शामिल हैं। अपनी बातों को प्रस्तुत करते समय सामने वाले की भावनाओं और दृष्टिकोण का सम्मान करें। यह सहयोगात्मक और सकारात्मक संचार को बढ़ावा देता है। जब आप दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, तो यह संबंधों की गहराई और विश्वास को बढ़ाता है। यह सहयोग और प्रभावी संचार को प्रोत्साहित करता है। आपके और सामने वाले के बीच संवाद पारदर्शी होता है, जिससे गलतफहमियां और संघर्ष कम होते हैं। उदाहरण के लिए, एक टीम मीटिंग में यदि आप पहले टीम के सदस्य की राय समझते हैं और फिर अपनी राय साझा करते हैं, तो यह टीम के भीतर बेहतर समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देगा। हैबिट 6, संगठन की शक्ति का उपयोग करें। इस किताब में छठे हैबिट, संगठन की शक्ति का उपयोग करें, का उद्देश्य यह है कि विभिन्न दृष्टिकोणों, क्षमताओं और संसाधनों को मिलाकर ऐसा समाधान निकाला जाए जो व्यक्तिगत प्रयासों से बेहतर हो। इसका मतलब है कि समूह में काम करने से ऐसे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं जो अकेले काम करने से संभव नहीं थे। सिनर्जी का अर्थ है कि समूह का परिणाम उन लोगों के व्यक्तिगत प्रयासों से अधिक मूल्यवान होता है। यह उन परिणामों को प्राप्त करने की प्रक्रिया है जो संयुक्त प्रयासों से संभव होते हैं। जब विभिन्न दृष्टिकोणों, विचारों और क्षमताओं को एकत्र किया जाता है, तो यह नए और बेहतर समाधान उत्पन्न कर सकता है। जब विभिन्न दृष्टिकोण एक साथ आते हैं, तो नई और सृजनात्मक समाधान उत्पन्न होती है। समूह में काम करने से काम की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है, क्योंकि विभिन्न लोगों की विशेषज्ञता और दृष्टिकोणों को शामिल किया जाता है। टीम में सहयोग और विश्वास बढ़ता है, जिससे कार्यस्थल पर सकारात्मक माहौल बनता है। विभिन्न दृष्टिकोणों और विचारों को खुले दिल से स्वीकारें। यह सुनिश्चित करता है कि सभी विचारों को सुना जाए और समझा जाए। टीम में समस्याओं और चुनौतियों को खुलकर साझा करें और मिलकर समाधान ढूंढने का प्रयास करें। टीम के सदस्यों के बीच सहयोग और संचार को प्रोत्साहित करें। यह सकारात्मक वातावरण को बढ़ावा देता है और सभी के योगदान को मान्यता देता है। उदाहरण के लिए, एक टीम प्रोजेक्ट में विभिन्न सदस्य अपनी अपनी विशेषज्ञता के अनुसार योगदान देते हैं। एक सदस्य के पास तकनीकी ज्ञान है, दूसरे के पास प्रबंधन कौशल है और तीसरे के पास क्रिएटिव आइडिया है। जब ये सभी मिलकर काम करते हैं, तो टीम एक बेहतर और अभिनव समाधान तैयार कर सकती है।
सुनिश्चित करें कि सभी सदस्य अपनी बात खुलकर और ईमानदारी से व्यक्त करें। यह समझ और सहयोग को बढ़ावा देता है। एक साझा लक्ष्य और दृष्टिकोण पर काम करें ताकि सभी की ऊर्जा और प्रयास एक ही दिशा में हों। टीम के सदस्यों के बीच विश्वास और संबंध बनाएं। यह सिनर्जी को बढ़ावा देता है और टीम के समग्र प्रदर्शन को सुधारता है। एक कंपनी अपने कर्मचारियों के बीच नियमित वर्कशॉप और टीम निर्माण गतिविधियां आयोजित करती है, जिससे सभी के बीच बेहतर संबंध और सहयोग विकसित होता है और वे मिलकर अधिक प्रभावी ढंग से काम कर पाते हैं। हैबिट 7, खुद को ताजगी बनाए रखें। इस किताब में 7वें हैबिट, खुद को ताजगी बनाए रखें, का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति को अपनी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक क्षमताओं को लगातार विकसित और ताजगी बनाए रखना चाहिए। इस आदत के माध्यम से व्यक्ति अपनी क्षमताओं को सुधारने, अपने जीवन को संतुलित रखने और दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा और प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। अपनी क्षमताओं को सुधारने और उन्हें बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक है। इससे व्यक्ति खुद को तरोताजा और प्रेरित महसूस करता है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पहलुओं में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है, ताकि जीवन में स्थिरता और खुशी बनी रहे। यदि आप नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, स्वस्थ आहार लेते हैं, मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान लगाते हैं और अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, तो आप संपूर्ण रूप से ताजगी बनाए रख सकते हैं। लेखक ने 4 प्रमुख क्षेत्रों में आत्मनिर्माण की सलाह दी है। पहला, शारीरिक स्वास्थ्य। नियमित व्यायाम, उचित आहार और पर्याप्त नींद को शामिल करें। इन आदतों से आपका शरीर स्वस्थ और ऊर्जा से भरा रहेगा। दूसरा, मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक विकास के लिए पढ़ाई, नई चीजें सीखना और रचनात्मक गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं। मानसिक उत्तेजना और चुनौती आपकी सोच और समस्याओं को हल करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। तीसरा, सामाजिक संबंध। अपने रिश्तों को मजबूत और स्वस्थ बनाए रखने के लिए समय बिताएं। यह व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों ही संबंधों में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। चौथा, आध्यात्मिक विकास। अपने मूल्यों और विश्वासों को समझें और उन्हें अपने जीवन में लागू करें। यह आंतरिक शांति और संतोष को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो हर दिन योग करता है, शारीरिक, नए विषय पर किताब पढ़ता है, मानसिक, अपने परिवार के साथ गुणवत्ता का समय बिताता है, सामाजिक और ध्यान या प्रार्थना करता है, आध्यात्मिक, वह अपने जीवन को सभी पहलुओं में ताजगी और संतुलन बनाए रख सकता है। अपनी प्रगति और विकास का नियमित मूल्यांकन करें। यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि किस क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है और किस क्षेत्र में आप अच्छा कर रहे हैं। अपने व्यक्तिगत और पेशेवर लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए योजनाएं बनाएं। यह आपको प्रेरित और केंद्रित रहने में मदद करता है। अपने समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करें ताकि आप सभी 4 प्रमुख क्षेत्रों में ध्यान दे सकें। एक प्रोफेशनल जो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहता है, वह अपनी दैनिक और साप्ताहिक योजनाओं को प्राथमिकता देता है, काम के साथ साथ परिवार के साथ समय बिताता है और नियमित रूप से स्वास्थ्य और योग का पालन करता है। जब आप शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से ताजगी बनाए रखते हैं, तो आपकी ऊर्जा और प्रेरणा उच्च रहती है, जिससे आप अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकते हैं। संतुलित जीवन आपके समग्र खुशी और संतोष को बढ़ाता है। यह तनाव को कम करने और मानसिक शांति बनाए रखने में मदद करता है। निरंतर आत्मनिर्माण और विकास दीर्घकालिक सफलता के लिए आवश्यक है। यह आपको चुनौतियों का सामना करने और अपनी क्षमताओं को विस्तार देने में मदद करता है। तो दोस्तों, यह थी The 7 Habits of Highly Effective People की एक झलक। उम्मीद है कि आपको इस किताब की शक्ति और महत्व को समझने में मदद मिली होगी। तो इसी के साथ हमारी बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। आइए देखते हैं इस किताब से हमने क्या सीखा। यह किताब 7 महत्वपूर्ण आदतों पर आधारित है। यह किताब प्रभावी जीवन जीने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रदान करती है, जो लर्न सेल्फ मैनेजमेंट, लीडरशिप एंड पॉजिटिव चेंज को प्रोत्साहित करती है। किताब की आदतें स्वयं को समझने और स्वयं की जिम्मेदारी लेने पर जोर देती है। पहले 3 आदतें आत्म प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करती है, जो व्यक्तिगत जिम्मेदारी,
उद्देश्य और प्राथमिकताओं को स्पष्ट करती है। अगली 3 आदतें संबंध और सहयोग को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है। ये आदतें साझा दृष्टिकोण, प्रभावी संचार और समूह में काम करने की शक्ति को प्रोत्साहित करती है। अंतिम आदत व्यक्तिगत विकास और ताजगी बनाए रखने पर जोर देती है। यह आदत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्तर पर संतुलन बनाए रखने के महत्व को समझाती है। निरंतर आत्म सुधार और अपने आप को तरोताजा बनाए रखने से दीर्घकालिक सफलता और खुशी प्राप्त होती है। 7 आदतें एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है, जो व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में प्रभावशीलता और संतुलन को बढ़ावा देती है। इन आदतों को अपनाने से व्यक्ति न केवल खुद को बेहतर बना सकता है, बल्कि दूसरों के साथ अधिक सकारात्मक और प्रभावी संबंध भी बना सकता है। किताब का मूल संदेश यह है कि प्रभावी जीवन जीने के लिए हमें खुद को और अपने आसपास के लोगों को समझना होगा, सहयोग और सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाना होगा और निरंतर आत्म सुधार की दिशा में काम करना होगा। इन आदतों को अपने जीवन में शामिल करने से आप अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ साथ पेशेवर सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। यह आपको न केवल व्यक्तिगत संतोष दिलाएगा, बल्कि आपके समाज और पेशेवर जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। आपके साथ इस यात्रा पर होने के लिए मुझे खुशी हुई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। इससे हमें प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो ला सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल द बुक ऑब्जर्वर को सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और हमारी नई वीडियो की अपडेट्स सबसे पहले पा सकें। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारी आने वाली वीडियो में हम और भी दिलचस्प किताबों के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अगली बार फिर मिलेंगे एक और बेस्ट सेलर और अमेजिंग बुक समरी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सकारात्मक सोचते रहिए। धन्यवाद।